अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़। आज के टॉपिक्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे सीरीज में शिकस्त के बाद खामोशी के साथ अब ढाका से वापस पाकिस्तान पहुंच गई है। इस पर भी बात करेंगे। सीरीज कैसी रही ये सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है इस वक्त। जो पाकिस्तान क्रिकेट के ODI सीरीज की बात करें, T20 की बात करें, जो हालात है उन पर भी बात करेंगे। PCB सिलेक्शन कमेटी कहती है कि बाबर आजम, फ़खर जमान फिटनेस मसाइल का शिकार है, लेकिन फ़खर जमान तो पेशावर में नेशनल T20 खेल रहे हैं। अजब घोरक धंधा है, ये क्या माजरा है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। ईरान ने रवा साल वर्ल्ड कप के अपने मैचेस अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी दे दी है और इससे पहले ईरान ने फुटबॉल टीम भेजने से इनकार कर दिया था। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की डिसिप्लिनरी कमेटी ने एसोसिएशन ऑफ मलेशिया के खिलाफ फैसला सुना दिया है और गैर कानूनी तौर पर 7 खिलाड़ी टीम में शामिल करने पर 2 फतुहात को शिकस्तों में बदल दिया गया है। और ABS डेवलपर्स नेशनल T20 में आज दोनों सेमीफाइनल्स खेले जा रहे हैं। इन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं सलीम साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। पाकिस्तानी टीम जो है T20 वर्ल्ड कप में भी जिस तरह से परफॉर्म किया, हम हार गए, वापस आ गए। उसके बाद बातें हुई चेंजेस के हवाले से। फिर हमने ODI सीरीज़ हमारा अगला हदफ था, उसमें हमने 6 जो प्लेयर्स हैं उनका डेब्यू करवाया। एक ऐसा चेंज था जिस पर भी बात हो रही थी, वो भी हम हारे, वापस आ गए। टीम इस वक्त पहुँच चुकी है, लेकिन हम हार जाते हैं, वापस आ जाते हैं। हम क्या सीख रहे हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए? जैसे मैंने आगाज़ में भी कहा, इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ खड़ी है? इस वक्त तो बदकिस्मती से हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं और चाहे वो ICC इवेंट हो या बायलैटरल सीरीज़ हो, हम लोगों की फतवाहत कम हैं, शिकस्तें ज़्यादा हैं। और पहले कम से कम कमज़ोर टीमों को हरा देते थे, अब कमज़ोर टीमों से भी हार जाते हैं। जैसे ये जो सीरीज़ हम हारे बांग्लादेश से, नंबर 10 रैंकिंग में वो थी, नंबर 4 हम थे, तो हमें आराम से जीतना चाहिए था, चाहे नए बच्चे जितने भी टीम में थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अगर हम देखें बॉलिंग में हमारे फास्ट बॉलर्स वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जैसे दूसरी टीम के पेसर्स परफॉर्म कर रहे हैं। बांग्लादेश के पेसर्स 9 विकेटें ले रहे हैं और हमारे पेसर्स जब आउट करते हैं या तो डेथ ओवर्स होते हैं या फिर टेल एंडर्स उसी तरह खेल रहे होते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर इसी तरह हमारी बैटिंग लाइन भी सेट नहीं है। पहले हमने सीनियर्स को निकाला कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उसके बाद करना ये चाहिए था कि 2-4 अगर चलो ले भी लिए, बिल्कुल ठीक किया, मैं इसका हक में हूँ कि यंगस्टर होने चाहिए, लेकिन सबको खिलाना कोई ज़रूरी नहीं था। माजी में भी ऐसा होता है कि ले जाते हैं साथ और एक्सपीरियंस गेन करवाते हैं उनको, लेकिन एक साथ इतने सारे प्लेयर्स को डेब्यू कराया। मिडिल ऑर्डर हमारी बहुत वीक थी। रिजवान के ऊपर बहुत ज़्यादा तकिया किया गया कि बहुत अच्छा खेलेंगे, रिजवान ने बहुत ज़्यादा मायूस किया। साहबजादा फरहान की ये चीज़ नज़र आ रही है कि या तो चौके छक्के या फिर ब्लॉक, ये उनके एक इशू है, उनको इस तरह ही सही करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक वक्त आएगा कि T20 तक उनको भी महदूद कर दिया जाएगा। और सलमान आगा अच्छा खेले, लेकिन अगर हम देखें कि हमारी टीम का जो कॉम्बिनेशन था, हमारे जो स्क्वाड सेलेक्ट हुआ, हमारी जो प्लेइंग 11 उतर रही थी मैदान में, वो बैलेंस नज़र आ नहीं रही थी। तो हमको जो नए लड़के भी नज़र आए, फिटनेस लेवल उनका भी अच्छा नहीं था और वो घबरा गए, उनको गेम अवेयरनेस उनमें नहीं थी। उसके अलावा उनको ये भी परेशानी हो रही थी कि भाई ये सामने इतने सारा क्राउड है, ये सब चीज़ें नज़र आ रही थी, विजिबली सब था। एक चीज़ और कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो हमारे बहुत बड़े ब्रेडमैन होते हैं, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो बहुत एक ह्यूज डिफरेंस है जिसमें हमेशा हम लोग बात करते हैं। तो हम डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस को ज़ाहिर इज्जत तो हमें देनी पड़ती है, लेकिन फिर उनसे हम एकदम तवक्को भी नहीं कर सकते कि ये लड़के बहुत अच्छा खेलेंगे। तो इस वक्त बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। सिलेक्शन प्रोसेस से आगाज़ करना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए जिस प्लेयर की जहाँ जगह बनती है उसको उस फॉर्मेट में खिलाएं। ये नहीं कि एक फॉर्मेट की परफॉर्मेंस पे दूसरे पे लेकर आए। और यंगस्टर्स को भी आहिस्ता आहिस्ता इंडक्ट करें टीम में, सीनियर्स भी रखे। अगर कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि एकदम नई लड़के नज़र आ रहे बहुत सारे ऐसे, तो फिर कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक, इस टाइप के जो पहले प्लेयर पहले खेल चुके हैं, जिनको एक्सपीरियंस है, एटलीस्ट उनको भी चांस दोबारा देख लें, क्योंकि 50 ओवर आपको खेलना है, वर्ल्ड कप भी आने वाला है। अगर लेकिन हमने तो जो 2 मैचेस हैं सलीम साहब, हमने उसमें अपने 50 ओवर भी कंप्लीट नहीं किए जाहिद साहब। पहले हमने मैच में 30 ओवर्स में हम लोगों ने 114 रन बनाए, दूसरे में भी हम लोगों ने 40 के अलावा कुछ ओवर से हमने वो खेले। लेकिन जाहिद साहब, हमें पता था कि बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी जो स्ट्रैटेजी है उससे बेहतर एग्जीक्यूट नहीं किया। फिर हर हार के बाद कैप्टनसी चेंज करने की बातें हो जाती हैं। फिर से आपको नहीं लगता कि ये ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्रिएट करती है? क्योंकि अगर
किसी भी शोबे की बात की जाए, ओपनिंग जोड़ी की भी बात की जाए, तो अगर रिसेंट टाइम से देखें तो ये हमारा 10वां ओपनिंग कॉम्बिनेशन था। देखें अफजा, जो चंद दिन पहले 4 सिलेक्टर्स ने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तनकीद भी बड़ी हुई है और आकिब जावेद की बहुत सी बातों से हम इत्तफाक नहीं करते। अलबत्त एक बात उन्होंने बार बार कही थी कि हम बहुत जज्बाती कौम हैं। हम देखें पहले T20 का कप्तान बनाया गया था शाहीन अफरीदी को, एक ही सीरीज़ के बाद जो है शाहीन अफरीदी को हटा दिया गया। अब शाहीन अफरीदी को वनडे का कैप्टन बनाया गया है। एक ही सीरीज़ के बाद हमने ये बातें और ये गुफ्तगू शुरू कर दी है, शाहीन अफरीदी को वहाँ से हटा देना चाहिए। गोया कि सलमान आगा को इसका वनडे का कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक इनिंग्स बहुत अच्छी खेली है। तो जज्बाती तो हैं हम, बहसीत कौम। जहाँ तक अपने टीम की परफॉर्मेंस का जिक्र किया है, और रिजवान के बारे में कम अज़ कम मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है, टेक्निकली तो ज़ाहिर है टेस्ट क्रिकेटर बेहतर समझते हैं या फिर माइक हैसन बेहतर समझते होंगे। हमने ये देखा है कि नंबर 4 पे उनकी जगह अब बनती नहीं है। वहाँ पे एक रेगुलर बैट्समैन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर रिजवान को भेजा जाता है। रिजवान को आप नंबर 5 या 6 पर बाद में भेजें। सलमान आगा और रेगुलर बैट्समैन जो भी आपने ट्राई करना है, अगर फिट हैं, अगर वो हैं, या अगर बाबर हैं या साइम आते हैं, तो ये जगह रिजवान की नहीं है, उनको पीछे भेजना चाहिए। क्योंकि यहाँ जब भी हमने देखा उनको स्ट्रगल करते हुए ही देखा है। और सबसे ज़्यादा फरहान और ज़ाहिरा उनके साथ तो नए खिलाड़ी थे। सही, आमिर सुहेल साहब गालबन लाइन पे आप ले बिल्कुल सकते हैं। हमारे साथ फॉर्मर कैप्टन आमिर सुहेल साहब, उन्होंने भी हमें हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, उनको वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आमिर सुहेल साहब आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान अब ODI सीरीज़ बांग्लादेश से हारने के बाद वापस पहुंच चुकी है, लेकिन ये ODI सीरीज़ हम जिस तरह से हारे, हमने तीनों मैचेस जिस तरह से परफॉर्म किए, पहले 2 मैचेस तो टोटली वन साइडेड थे। आप क्या कहेंगे हमारी टीम की परफॉर्मेंस के हवाले से? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें जो है ना T20 फॉर्मेट और T20 की क्रिकेट की थिंकिंग को अपने दिमाग से निकालना है। आप ये देखें कि हमारे जो नए बैट्समैन हैं वो उनको इनिंग्स बिल्ड ही नहीं करनी आ रही। आप देखें हर पहले ओवर से छठों का सोच रहे होते हैं। जब आप 50 ओवर की क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको अपनी इनिंग्स को स्ट्रक्चर करना पड़ता है। आप हर गेम के ऊपर फिर अगर आप चौका छक्का मारने जाओगे तो वो तो आपका डाउनफॉल होगा कहीं ना कहीं से जाके। तो आई थिंक जो कल्चर हमें करने की ज़रूरत है, ये T20 जो थिंकिंग है, ये हमें अपने प्लेयरों से निकालनी है। अगर हम इसको निकालने में कामयाब ना हुए, ना हमारा T20 में सर्वाइवल है, ना हमारा टेस्ट मैचेस में सर्वाइवल है, ना हमारा ये 50 ओवर में सर्वाइवल है। सही। आमिर सुहेल साहब, कहिएगा, हमेशा सिस्टम की बात की जाती है, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त जो कोर इशू है वो सिलेक्शन इनकंसिस्टेंसी है, या ग्रास रूट लेवल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वीकनेस है? देखिए, जब सिस्टम नहीं होगा, जब तगड़ा सिस्टम होता है तो वो वीक बंदे को खा जाता है। जब वीक सिस्टम होता है तो कोई भी बंदा आके उसको जो है वो टेक ओवर कर जाता है। तो जब सिस्टम नहीं होता इन प्ले, तो फिर मेरिट के ऊपर तो सिलेक्शन नहीं होंगी, तो फिर सिलेक्शन की तो खराबी होगी। अब आप T20 अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है उसको ही आप देख लें, सामने रख लें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। सही। आमिर साहब, जाहिद साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे, हम रोल क्लैरिटी के हवाले से हम बात कर रहे थे। हर तरह से हमारा ये रिसेंट टाइम्स के हवाले से बात की जाए तो ये 10वां ओपनिंग पेयर है जिसको हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हमने 6 प्लेयर्स को मौका दिया, डेब्यू करवाया उनसे, फिर हमें बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस मिली, लेकिन उसके हमारी जो स्ट्रेटजी थी वो टोटल अगेंस्ट थी। बांग्लादेश की बात करें तो उन्होंने 3 स्पिनर्स 3 पेसर्स के साथ वो मैदान में आए, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही स्पिनर था। तो ओवरऑल जो हमारी स्ट्रेटजी रही, फिर इसके साथ साथ कैप्टन बदलने की भी हवाले से बातें हो रही हैं। आपको नहीं लगता कि ये सब बातें, ये सब चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा एक क्योस क्रिएट करती हैं? देखिए, जब आप जहाज को ठीक करना हो तो जहाज को मोटरसाइकिल मैकेनिक के पास ले जाओगे तो फिर आप अच्छे की उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। आप T20 वर्ल्ड कप में आप 5 स्पिनर्स के साथ जा रहे थे, अब आप एक स्पिनर भी नहीं खिला रहे। तो आई थिंक ये बेसिकली टांके लगा रहे हैं और फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि भाई मशीन में खराबी क्या है, मशीन को चलना क्या है, मशीन को कौन सा पुर्जा चाहिए। ये बेसिकली आप जो क्वालिफाइड मैकेनिक है उसके पास नहीं लेके जा रहे, आप इसको मिस्त्री के पास लेके जा रहे हैं।
सही। और इसके साथ साथ हमने अगर बाबर आजम की बात की जाए, हमने उन्हें T20 की परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने उनको ODI से निकाला। हालांकि हमें लगता था, या आप बेहतर बता सकते हैं कि वो ODI के लिए इस वक्त कितने बेहतरीन टीम में उनकी जगह बनती है। फिर ये कहा गया कि बाबर आजम, फ़खर जमान, इनके फिटनेस मसाइल चल रहे हैं, लेकिन फ़खर जमान इस वक्त जो है वो नेशनल T20 खेल रहे हैं। आपको नहीं लगता कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इस वक्त जो PCB का मौक़िफ़ है, ये हमारे सामने जो बातें आई उससे कितना कॉन्ट्रडिक्ट करता है? देखिए, डोमेस्टिक खेलना तो हर प्लेयर के ऊपर लाजमी होना चाहिए। और जहाँ तक बाबर आजम की बात है, देखें, मैं उसको हमेशा सपोर्ट करता रहा हूँ, लेकिन अब टाइम आ गया जहाँ पे बाबर आजम को कहा जाए कि भाई आप अपनी टेक्निक इम्प्रूव करो। जब आप अपनी टेक्निक इम्प्रूव कर लोगे तब आप आके हमें बताना, हम आपको देखेंगे, आपके मैचेस देखेंगे। अगर आपकी टेक्निक बेहतर हुई तो हम आपको ले आएंगे। अगर आप उसकी टेक्निक बेहतर नहीं करवा पा रहे और उसको फिर खिलाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो हैं वो सीरियस नहीं है, आप किसी चीज़ में सीरियस नहीं है। और जो अभी आपने ये बात की है ना कि हमने इतने ओपनिंग प्लेयर जो हैं वो ट्राई आउट कर लिए हैं, देखिए बात सिंपल सी है कि आप जो है बड़ा सबसे आसान काम है किसी को रिप्लेस कर देना। आपने प्लेयर बनाना है, जब तक आपको प्लेयर बनाने नहीं आएंगे तब तक ही आपका सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, अब पिछले 5-6 सालों में, 5-6 साल में, पिछले 15 सालों में कितने प्लेयर आए, किसी को हमने बनाया है? कोई फास्ट बॉलर नहीं बन रहा, कोई बैट्समैन नहीं बन रहा, कोई स्पिनर टॉप क्लास नहीं आ रहा। वो भी आता है, थोड़ी देर के लिए आता और गायब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है और मैं उस चीज़ के ऊपर कायम हूँ जो मैंने बहुत अच्छा पहले की थी। ये सारा क्रिकेटर्स का कसूर है। देखिए, जब आप क्रिकेट छोड़ते हैं, कोच बनते हैं, आपको आता जाता कुछ भी नहीं है, आप आके इम्पोस्टर बन के आके और बेड़ा गर्क करते हैं। मेरा ख्याल है क्रिकेटर्स को अब सीरियस होना है, अपने गिरेबान में झांकना है और झांक के अपने आप से क्वेश्चन ये करना है कि क्या हम लोग क्रिकेट के साथ सिंसियर हैं कि नहीं है। अगर नहीं सिंसियर तो सिंसियर होने की कोशिश करें, वरना जो है वो क्रिकेट से अलग हो जाए। सही। आमिर भाई, ये बताएं कि अक्सर हमने ये देखा है कि जब गैर मुल्की कोच होता है हम कहते हैं मुल्की कोच होना चाहिए, जब गैर मुल्की कोच कोई लेवल का रखते हैं या जिसका नाम होता है गैरी क्रिस्टन जैसा, वो बीच में छोड़ जाता है। आप समझते हैं कि कोचेज़ या हेड कोचेज़ की सिलेक्शन भी जो है वो भी मेयारी नहीं है, या हमारा मुल्की कोच ज़्यादा बेहतर हो सकता है? माइक हैसन पे भी आजकल ज़ाहिर है बड़ी तनकीद हो रही है। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना, आपने मुल्की कोच कितने ट्राई कर लिए हैं, कोई आपको बेहतरीन नजर आई है? आपने बाहर के कोचेस जो हैं वो कितने ट्राई कर लिए हैं, आपको कोई बेहतरी नजर आई है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने सिस्टम को इम्प्रूव करना है, आपने जो प्लेयर लेके आना है। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर जब कोच आता है ना तो वो आके परफॉर्मेंस जो है बेहतर करवाने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि ये आपको परफॉर्मेंस कोच नहीं चाहिए, आपको टेक्निकल कोच भी चाहिए, क्योंकि टेक्निक बच्चों की पुख्ता है ही नहीं। अगर आप अभी T20 जो अभी नेशनल टूर्नामेंट हो रहा है, अगर आप वहाँ पे देखें, टेक्निक नाम की चीज़ तो नहीं है। बॉलर्स जो बॉल कर रहे हैं एक आधा होगा, बायोमैकेनिकली किसी का एक्शन जो है वो सस्टेन नहीं करवा सकता इनको लंबी क्रिकेट खेलने से। और ये लड़के सारे इतनी देर सिस्टम में हैं, अगर इनमें इम्प्रूवमेंट अगर आई होती तो फिर तो आप कहते हैं कि हाँ यार, पाकिस्तानी कोच भी लगा सकते हैं। बात यह है कि हमें अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। और हमने अब टाइम आ गया ये देखना है कि ये जिनके पाकिस्तान क्रिकेट के साथ चिमटी हुई थी, मैं एक्स क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, ये जिन्होंने काम नहीं किया, जिनकी वजह से क्रिकेट आगे नहीं बढ़ी, अब उनको ना गर्म करके सीख लगा के तो क्रिकेट से अलग करवाने की ज़रूरत है। ठीक है, आमिर सुहेल साहब फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यूसुफ, आपने भी डिस्कशन सुनी। इस वक्त अगर हम बात करें करंट सेटअप को देखते हुए, आपको लगता है कि इस वक्त अगर हम कैप्टन और कोच की बात करें, हमें वो अलाइन नज़र आते हैं? देखें हिफ्ज़ा, एक तो चीज़ें वाज़ेह करना पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि माइक हैसन क्यों वापस नहीं आ रहे। T20 वर्ल्ड कप के बाद भी अपने घर चले गए थे। अब चूँकि पाकिस्तान की टीम खामोशी से आ गई है, कुछ दो चार खिलाड़ी वो आज T20 में सेमीफाइनल में हमें नज़र आएंगे। माइक हैसन अभी तक नहीं आए, उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बुलाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए कि मसाइल कहाँ पर है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चाहता है कि कौमी टीम अच्छा परफॉर्म करे, माइक हैसन भी चाहते हैं कि अच्छी परफॉर्मेंस है, लेकिन परफॉर्मेंस आ नहीं रही। इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत है कि मसाइल कहाँ पर है। सेलेक्शन कमेटी के साथ उनकी मीटिंग की जाए और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी फैसला करना होगा क्या वो माइक हैसन के साथ ही अगले साल
कोई जो सफ़र है वो जारी रखेगी या फिर मुल्की कोचेज़ के साथ हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी पॉलिसियों पर थोड़ा मज़ीद बेहतर काम करने की ज़रूरत है। कप्तान के हवाले से बातें हो रही हैं, ठीक है, अगर 2027 का वर्ल्ड कप आपने देखना, उसके बाद 2028 को वर्ल्ड कप को आपने नज़र रखना, तो फिर मेरे ख्याल में अगर इस वक्त कप्तानी के वाले कुछ फैसले बोल्ड ले लिए जाए जिसमें कोई हर्ज नहीं है, जज्बात अपनी जगह, लेकिन अगर गलत फैसले माजी में हुए तो अब वक्त है कि उनको ठीक किया जाए और पाकिस्तान के क्रिकेट को बेहतर किया जाए। सलीम साहब, ये जो फ़खर जमान और बाबर के हवाले से फ़िटनेस मसाइल के बारे में पहले जिक्र किया, लेकिन जब उनको खेलता हुआ देखा, फिर उनसे फ़खर से जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा ये तो मुझे भी पता नहीं था कि उस फिटनेस मसाइल चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो नैरेटिव दिया गया था फिटनेस मसाइल का, ये क्यों हुआ? इसकी वजह ये है कि जो टीम के फिजियो हैं उनका फिटनेस जांचने का लेवल और है, और एक जो नए साहब आए हैं बरतानिया से, वो एक्सपर्ट है, उनका और है। तो जब ये प्लेयर्स वापस आए थे तो उसके बाद ही इन्होंने खेलने से मना किया, बाबर ने भी ख़ास तौर पे। तो फिटनेस टेस्ट इनके दोबारा लिए गए तो पता चला था इंजरीज़ हैं इनको, क्योंकि ज़ाहिर तभी मना कर रहे थे। फ़खर के बारे में तो कल मैच से पहले ही पता लग गया था पीसीबी से कि फ़खर फिट हो गए और मैच खेलेंगे। देखिए, कोई प्लेयर है वो हमेशा अपने आप को फिट कहता है, ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप जैसा इवेंट हो तो सब कहते हैं मैं फिट हूँ, सब चाहते हैं खेलना, लेकिन उनकी फिटनेस उनकी परफॉर्मेंस से ही पता चल जाती है। और बाबर पता नहीं कब से इश्यूज़ ये कैरी कर रहे थे, पता नहीं था। अब मगर PSL आ रही है, अभी सब फिर फिट होकर आ जाएंगे। नेशनल डोमेस्टिक टी टूर्नामेंट था तो सब पीछे हो गए थे खुद, लेकिन कुछ ना कुछ इनके साथ इश्यूज़ थे। अब ये बिल्कुल ठीक है कि PCB की जानिब से इसको कम्युनिकेट ठीक नहीं किया गया। बाद में ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, क्योंकि होता ही है टीम हारती है तो सब चेयरमैन को पकड़ते हैं गया इन्होंने गलत किया। हालांकि उन्होंने तो सेलेक्टर्स को इख्तियार दिया हुआ है, तो सेलेक्टर्स को सामने आके बताना चाहिए ना कि इस प्लेयर को क्यों हमने बाहर किया, इस प्लेयर को क्यों लिया। तो शायद ये रिवायत अब शुरू हुई है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुई थी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल ऐसे थे कई सवाल ऐसे थे जो सामने आए थे जो उनसे पूछने चाहिए थे, जो शायद पूछे नहीं गए वक्त की कमी से, जिसकी वजह से तशनीकी रह गई। लेकिन अब उनके जवाब आहिस्ता आहिस्ता मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि सलीम साहब, ये सिर्फ प्लेयर्स में, टीम्स में यहाँ पर मसाइल नहीं है, हमें बोर्ड के हवाले से भी नजर आए तो कुछ फैसले इस तरह से हैं कि हमें हर जगह पे मसले नजर आते हैं और इसका नुकसान जो है वो पाकिस्तानी टीम को ही हो रहा है। यूसुफ, मैं अगले टॉपिक की जानिब आना चाहूँ। ईरान का जो इस वक्त फुटबॉल टीम का इशू है उसके हवाले से बात करें तो उन्होंने अपने वर्ल्ड कप मैचेस का जो वेन्यू है वो शिफ्ट करने को, मेक्सिको का वेन्यू उन्होंने प्रपोज किया है कि हमारे जो मैचेस हैं वो वहाँ पर करें। एक तो जियोपॉलिटिक्स को हमेशा रियलिस्टिकली अलग रखना चाहिए अपनी जो स्पोर्ट्स को है, लेकिन अब जो एक मुतालबा किया गया है, आपको लगता है कि ये इसके ऊपर ये जो प्रपोजल है इस पे शेड्यूल बनाना और इसको एक्सेप्ट करना कितना ईजी होगा? देखें, वर्ल्ड कप में इतने ज़्यादा अब दिन बाकी नहीं रहे तो उस वक्त कोई तब्दीली करना यकीनी तौर पर थोड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा फीफा को भी और ईरान को भी, टीम को। ईरान की टीम के हवाले से खबरें आई थी कि वो अमेरिका में जाकर नहीं खेलेंगे, फिर उसके बाद हमने अमेरिकी प्रेसिडेंट का बयान भी सुना कि ईरान को वेलकम कहेंगे लेकिन उनकी सिक्योरिटी की ज़मानत नहीं दे सकते। तो इस पर फिर ईरान ने दोबारा फीफा से रब्ता किया कि उनके जो मैक्सिको में अपने मैचेज़ हैं, अमेरिका में मैच, उनको मैक्सिको या कनाडा में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि अमेरिका के साथ साथ कनाडा और मैक्सिको भी इसके होस्ट कंट्री हैं। तो मेरे ख्याल में फीफा की टीम भी पूरी कोशिश करेगी कि ये जो मुतालबा ईरान को तस्लीम किया जाए, क्योंकि ईरान एक मजबूत पावर है फुटबॉल वर्ल्ड कप में और यकीनी तौर पर उनको मिस करना फीफा के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। फिर इतनी जल्दी जो प्रोग्राम है उसमें भी तब्दीली करना यकीनी तौर पर बड़ा मुश्किल है, किसी टीम को शामिल किया जाए। अब अच्छी बात है कि दोबारा दोनों के दरमियान रब्ता हुआ, फीफा ने भी थोड़ी बात सुनी है ईरान की कि ठीक है, उनका लॉजिक ठीक है, सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर जिस तरह हम क्रिकेट में चीज़ों को देखते हैं इस तरह फुटबॉल में भी चीज़ों को देखने मिल रही है। मजमूई तौर पर मेरे ख्याल में यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर फैसला करना चाहिए था अमेरिकी सदर को, उनको वेलकम करते कि ठीक है सियासत अपनी जगह लेकिन स्पोर्ट्स को उससे अलग रखना चाहिए, उनको हिफाजत देनी चाहिए थी उनको टीम के वहाँ जाने की। सही, ठीक है, जो मामलात हैं, जो इशू है, उनको बेहतर तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए। प्रोग्राम में डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ABS डेवलपर्स नेशनल T20 में आज दोनों सेमीफाइनल्स के लिए जाएंगे, इन पर बात करते हैं। हमारे साथ एहतशाम मौजूद हैं पेशावर से। एहतशाम, बताइएगा सबसे पहले इस वक्त जैसे जैसे अब सेमीफाइनल्स के करीब आ गए हैं मैचेस, तो यकीनन एक एनर्जी, एक्साइटमेंट भी बढ़ रही है, और फिर जो मैचेस हुए कल उसमें से जो दूसरा मैच था वो भी काफ़ी एक्साइटिंग था, उसके हवाले से भी बताएं।
जी बिल्कुल, आज कराची वाइट और सियालकोट के दरमियान पहला सेमीफाइनल अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। 4:15 बजे मैच शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल जो है वो रात को 9:15 बजे एबटाबाद और लाहौर वाइट के दरमियान खेला जाएगा। आज के मैच की हम बात करें तो काफी क्रूशियल मैच देखने में आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुल्तान के हाथ से ये गेम निकल जाएगी। उनको काफी गिरफ्त इसके ऊपर थी, लेकिन जो है वो सियालकोट ने काफी अच्छी गेम खेली है। और अगर हम बात करें टोटल मैचेस के हवाले से तो इस वक्त कराची वाइट से जो है 6 पॉइंट के साथ आगे है और ग्रुप बी में एबटाबाद ने 6 पॉइंट किए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल वेदर हम देख रहे हैं, बारिश का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है, बादल छाए हुए हैं। अगर बारिश होती है तो इस हवाले से रेफरी फैसला करेंगे कि किस तरह जो है सेमीफाइनल्स का फैसला किया जाता है। लेकिन रेशो की बात अगर करें रन रेट की तो इस वक्त एबटाबाद जो है वो 1.6 के साथ जो है वो सर फहरिस्त है। इसी तरह कराची वाइट जो है 1.4 के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर है। सियालकोट जो है 1.29 के साथ तीसरे नंबर पर है। मुल्तान जो है 0.910 के साथ जो है वो चौथे नंबर पर आ रही है। इस वक्त अगर बात करें बैट्समैनों की तो कमरान गुलाम एबटाबाद के 223 रन के साथ सर फहरिस्त हैं। अब्दुल्ला शफीक सियालकोट के 197 रन के साथ दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। सिक्की रोमान फैसलाबाद के जो है 185 रन अभी तक उन्होंने बनाए हैं। उस्मान खान कराची ब्लू के 83 रन बनाए हैं। अभी एहतशाम, आपने भी मौसम का भी जिक्र किया है। मौसम तो इस वक्त ओवरऑल पाकिस्तान की अगर भी बात की जाए तो पूरे मुल्क में ही बहुत बेहतर हो गया है। अगर बारिश के चांसेस हैं वहां पर तो क्या लगता है मैच के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है? मुतासर हो सकता है या फिर मैच खेलने में कितना मसला हो सकता है? वेदर तो काफी अच्छा यहाँ पर है और 2 दिन पहले भी बारिश हुई थी, उस वजह से मैच जो मुतासर हुए थे। लेकिन कल काफी अच्छा मैच रहा है जो कल 2 मैच हुए थे। और उसके बाद अभी जो हम मौजूदा सूरत हाल बात करें तो गहरे बादल छाए हुए हैं। रेफरी जो है वो ग्राउंड में मौजूद हैं और दोनों टीमें जो है अभी कुछ देर बाद स्टेडियम पहुंच जाएगी। हमारी बात हुई थी मैच स्टेडियम इंतजामिया से, तो उनका ये कहना है कि मुकम्मल तैयारी है मैच के लिए, लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो फिर मैच रेफरी जो है वो फैसला करेंगे कि अगर बारिश बहुत ज्यादा होती है मैच नहीं हो पाता तो फिर इस हवाले से मैच रेफरी फैसला करेंगे किस बुनियाद के ऊपर जो है वो फैसला किया जा सकता है कि आगे मैच जो फाइनल कल होने जा रहा है उसके लिए क्या किया जा सकता है। लेकिन मैच के हवाले से मौसम जो है काफी बेहतर है और सही मौसम काफी बेहतर है। और कल फाइनल के हवाले से जैसा आप बात कर रहे हैं, फाइनल में एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि शायकीन क्रिकेट जो है वो अच्छे तरीके से आए, ज्यादा तादाद में आए और फाइनल को जो है वो यादगार बनाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। एहतशाम हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। आप तीनों मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।